हाँ जी बच्चों, देखो आज की क्लास में वेव्स में हम लोग कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें एक कल आएगा रिफ्लेक्टेड वेव, स्टैंडिंग वेव, मेन टारगेट, ये दोनों। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा टर्म है जिसका नाम कहते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए, फंडा एकदम सिंपल है कि ये कहता है कि स्पेस में कोई भी पॉइंट पे अगर एक से ज्यादा वेव, मतलब 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव अगर होते हैं, तो जो फाइनल वेव मिलेगा दैट विल बी द रिजल्टेंट। इट सेज व्हेन 2 or more waves are simultaneously present, then resultant wave is given by the sum of all the waves present। मतलब अगर मान लो एक वेव का इक्वेशन y1, दूसरे का वेव y2, y3, 3 वेव है और तीनों एक ही जगह प्रेजेंट है, तो जो फाइनल वेव बनेगा जिसका नाम रिजल्टेंट वेव कहेंगे, वो होगा तीनों के इक्वेशन का सम या तीनों के डिस्प्लेसमेंट का सम। दैट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल एकदम सिंपल। जैसे हम लोग एक पॉइंट पे हम लोग 2 फोर्स लगा दिए, 5 न्यूटन 10 न्यूटन, और दोनों का डायरेक्शन एक, तो नेट फोर्स क्या बताते हैं, ऐड करके ना रिजल्टेंट निकालते हैं। तो सेम तरह से रिजल्टेंट निकाल के बताएंगे, एक से ज्यादा वेव होगा तो। ठीक है, अब देखो यहां पे हम लोग को पढ़ना है रिगार्डिंग रिफ्लेक्टेड वेव। हम लोग यहाँ कंफाइन कर जाएंगे रिफ्लेक्टेड वेव बाय स्ट्रिंग या ऑन स्ट्रिंग। तो यहां रिफ्लेक्शन में 2 पॉसिबल केस होते हैं। पहला, एक क्लोज्ड या फिर फिक्स्ड एंड। देखो इसमें क्या होता है, एक रस्सी है, एक एंड पे फिक्स कर दिए, फिक्स्ड एट वन एंड, और इस साइड से एक वेव फॉर्म किया। दिस वेव जिसका एम्पलीट्यूड a है, ये इस डायरेक्शन में गया और दिस एंड इज फिक्स्ड। ठीक है, तो फाइनली ये जो वेव यहां जाता है और लास्ट में हम लोग को दिखता क्या है कि यहां से ये वेव फाइनली उल्टा हो गया सेम एम्पलीट्यूड का, और ये ऐसे पीछे लौटा। फाइनल हम लोग को दिखता ऐसा है, ये वेव सीधा था, इधर जा रहा था, ये फिक्स सरफेस हो गया, इसके पीछे कुछ भी नहीं, यहां पे आया, स्ट्राइक किया, उसके बाद फाइनली लौटने की बारी आई, तो लौटा ये उल्टा बन के लौटा, इन्वर्टेड बन के लौटा। ठीक है, तो इन बिटवीन के प्रोसेस में क्या हुआ उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसे एक्सप्लेन करने का एक तरीका ये बताया गया कि ये जो वेव है इसे हम लोग इस पॉइंट पे पहुंचा दिए एंड इट्स मूविंग दिस वे। ठीक, नाउ फाइनल वेव कैसा मिला, उल्टा, इन्वर्टेड। तो आप यहां पे चाहो तो एज्यूम कर सकते हो कि इस पॉइंट से एक इन्वर्टेड वेव पीछे से आ रहा था ना। वर्ड हम लोग जो यूज करें इसका नाम एज्यूम बोल रहे हैं, एज्यूम। एज्यूम क्यों, क्योंकि एक्चुअल में क्या पीछे से कोई वेव आ सकता है। जैसे मान लो खिड़की पे एक रस्सी आप बांध दिए एंड पे, आप रस्सी को ऐसे मूव करा गया, तो रस्सी है तो इधर तो वेव बनेगा,
तो क्या खिड़की के पीछे से कोई वेव आएगा क्या? नहीं आएगा। हम लोग बस इसलिए उसे लेते हैं, उससे क्या होगा कि हम लोग इंसिडेंट वेव का, रिफ्लेक्टेड वेव का और बीच में बनने वाले शेप को हम लोग आसानी से एक्सप्लेन कर पाए, समझना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग एज्यूम करते हैं सीधा वेव ऐसे गया और एक एज्यूम करते हैं कि पीछे से एक वेव ऐसे आया। ठीक है, फाइनल वेव ऐसा मिलते दिखता है, फाइनल वेव इधर मिला, इसलिए हम लोग इन्वर्टेड वेव को पीछे से लाते हैं फाइनल वेव के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो कुछ समय के बाद अगर हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ वेव इसके बाद, इस टाइम के बाद जिसका एम्पलीट्यूड a है, थोड़ा और आगे बढ़ेगा, तो इसे थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जो वेव होगा वो कुछ ऐसा बन जाना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से जो पीछे वाला वेव है वो भी थोड़ा सा आगे आएगा, तो वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक, तो दोनों वेव तो दिखा, और रस्सी का एक्चुअल शेप कैसा होना चाहिए, हम लोग थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे, रिजल्टेंट सबको जोड़ के लिखते हैं साइन के साथ। तो देखो इसका हाइट इस पॉइंट पे ऊपर है, इसका हाइट इस पॉइंट पे नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे नेट वैल्यू। इसका हाइट देखो ऊपर है, इसका हाइट 0 है, तो नेट वैल्यू इधर मिलेगा। मतलब चलो इसका हाइट ऊपर, इसका हाइट नीचे, तो नेट वैल्यू कुछ इधर मिलेगा, थोड़ा नीचे आएगा। इसका हाइट 0, इसका हाइट ऊपर, तो नेट वैल्यू ऊपर इसी के लेवल पे रहेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ, इस पॉइंट का रिजल्टेंट यहाँ इस पॉइंट में 0 है और इसका हाइट ये, तो रिजल्टेंट वैल्यू यही मिला। तो रस्सी को जब ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, कि रेड कलर का जो लाइन दिख रहा है, दिस इज द फाइनल शेप ऑफ द स्ट्रिंग, जो हम लोगों को दिखता है। दिखने वाला शेप समझ में आया? ठीक है, ये ब्लैक लाइन को आगे बढ़ाना था, ब्लू लाइन को इधर बढ़ाना था अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। और फाइनल वेव देखो यहां से इस पॉइंट तक, इन दोनों पॉइंट तक के बीच में दोनों वेव है। पीछे इंटरफेरेंस नहीं दिखा गए हैं, सुपरपोजिशन नहीं दिखा गया, क्योंकि पीछे तो कोई वेव जाएगा नहीं, हम लोग एज्यूम करते हैं, पीछे तो हम लोग एज्यूम करते हैं ना। तो जो वेव ट्रेवल करता है इसके और इसके बीच में ही सुपरपोजिशन होगा। तो इस दो पॉइंट्स के बीच में ब्लैक वाला वेव ऊपर, ब्लू वाला वेव नीचे, और सुपरपोजिशन क्या था, हाइट को जोड़ना साइन के अकॉर्डिंग। इसका वैल्यू +2 तो इसका वैल्यू -2 जोड़ने पे तो रस्सी का पॉइंट ये मिलेगा। इसका हाइट का नाम +3, इसका हाइट का नाम -1, तो वैल्यू +2, ये पॉइंट। यहाँ पे 0 है, इसका हाइट 4 है, तो 0 एंड 4 का सम 4। अब इस पॉइंट के इधर अकेला यही था ना, तो एक्जैक्टली सेम टू सेम इसी का कॉपी होगा। तो उन सभी पॉइंट्स को लेके अगर आप ज्वाइन कर देते हो, जैसे एक ये पॉइंट मिला था, एक यहाँ का पॉइंट मिला था, एक यहाँ का पॉइंट मिला था, 3 पॉइंट्स हुए। तो इन तीनों पॉइंट्स को लेके जब ज्वाइन करते हो तो रेड कलर का लाइन ऐसा बनेगा, and this is the actual shape of the string। रस्सी का जो एक्चुअल शेप होगा वो ऐसा दिखता है। चलो थोड़े टाइम के बाद फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो वेव ऐसा बना, ठीक है, और इस टाइम पे अगर आप एक उल्टा वेव बनाते हो, ऐसा ये इधर जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब देखो रिजल्टेंट कैसा बनेगा। सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, फाइनली ये, तो रस्सी का शेप बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, रिजल्टेंट मतलब फाइनल जो रस्सी दिखेगा, रस्सी जो दिखेगा,
रस्सी तो फिजिकल थिंग है ना, जो दिखेगा। हम लोग यहाँ जो किए हैं, ये शेप हम लोग को दिखा, ये शेप दिखा, पीछे तो कुछ था ही नहीं, इमेजिन किए। उसके बाद ये ब्लैक वाला यहां से इसके पीछे जा सकता था क्या, ब्लैक वाला वेव? इमेजिन। ब्लू, इमेजिन। रेड कलर का लाइन दिखा, समझ में आ रहा है? अब ब्लैक लाइन, इमेजिन। ब्लू वेव, इमेजिन। दिखा क्या? सीधा। मतलब पहले रस्सी दिखा ऐसा था, थोड़े टाइम के बाद रस्सी एकदम सीधा दिखा। इमेजिन करना बेटा, यू हैव टू इमेजिन दिस थिंग, हाँ ऐसा ही हुआ होगा। देखो, इसके बाद ये वाला वेव ट्रेवल करके इधर गया, इधर गया, अगर आगे बढ़ाते जाएंगे तो, ठीक है। तो ये वेव इसके पीछे तो जा नहीं सकता था ना, हम लोग को इमेजिन किए। ब्लू वाला वेव अकेला इधर आया तो ब्लू तो दिखेगा नहीं अपने को, इमेजिनरी वेव था। हम लोग को दिखा क्या? रस्सी का शेप। तो रस्सी का शेप क्या दिखा वो देखो, जितना हाइट इस लेवल से ऊपर है उतना ही हाइट कैंसिल। इसका हाइट ऊपर प्लस है लेकिन नीचे का हाइट बड़ा है, तो रिजल्टेंट ये। इसका हाइट थोड़ा ऊपर है लेकिन इसका हाइट थोड़ा ज्यादा ही नीचे है, मतलब ये। इसका हाइट 0, इसका हाइट ये, तो फाइनल शेप जो दिखा, इसके बाद तो अकेला ब्लू ही दिखेगा। तो मतलब रस्सी का जो शेप अपने को दिखा, ये रेड कलर का जो लाइन है, दिस इज द शेप विजिबल टू अस। रस्सी हम लोग को दिखा क्या? पहले रस्सी ऐसा था, ऐसा था, फिर स्ट्रिंग ऐसा बन गया, स्ट्रेट बन गया, फिर ऐसा बना, और फाइनली लास्ट में क्या दिखेगा? ये वाला वेव जो जा रहा था कंप्लीट इधर चला गया, और ब्लू वेव जो था वो कंप्लीट इधर आ गया। तो रस्सी के नाम पे क्या बचा? बस ब्लू लाइन। तो अपने को फाइनली ये दिखा। मतलब रस्सी को अलग अलग टाइम पे फोटो खींचते हैं, तो t=0 पे ये फोटो दिखा, तो टाइम के बाद ये फोटो, ये वाला फोटो, ये रेड वाला फोटो में, रेड वाला फोटो में, ये फोटो में दिखा, फिर ये फोटो में दिखा। तो इस टाइप का शेप हम लोगों को दिखता है। समझ में आया ना? सिंगल वेव गया, दूसरे टाइम पे ये फोटो, ये फोटो, सीधा लाइन का फोटो, मतलब रस्सी यहां से ऐसा फोटो में दिखा, फिर ये, उसके बाद रस्सी का शेप ये दिखा। ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करके कुछ पॉइंट्स अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। देखो पॉइंट्स क्या क्या हो सकता है, तो बताओ इस केस में एंड कैसा है, ओपन है या क्लोज? फिक्स है। तो बताओ फाइनल लाइट जो मिलता है, रिफ्लेक्टेड लाइट, वो कैसा है, सीधा है या उल्टा? उल्टा, इन्वर्टेड वेव। चलो अब वेव बताओ, अगर ऐसा सिंगल वेव लेते हैं तो ये वाला एंगल 0, तो उल्टा गया तो ये एंगल 180। तो इंसिडेंट वेव, आने वाला वेव, और फाइनल वेव जो ऐसा बना, दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस 180। ये वाला वेव ऐसे जा रहा है, और उल्टा वेव जो बनेगा यहाँ ऐसे बनेगा। सीधा वेव तो ये दिखा, लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव तो ये दिखा, तो दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस 180। फेज डिफरेंस 180। तीसरा, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट लिखना है तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, पॉजिटिव एक्स में गया, लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव जब लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी, वो तो निगेटिव एक्स में गया ना, तो साइन सेम होना चाहिए, माइनस की जगह प्लस के एक्स, ये मिलेगा।
और जो फाइनल वेव बना रिजल्टेंट, वो क्या लिखते थे हम लोग, दोनों का ऐड करके y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड। तो दीज आर द इक्वेशंस दैट वी कैन राइट। डायग्राम पहले बना लीजिए और इक्वेशंस नोट कर लीजिए। देखिए स्ट्रिंग वाले केस में हम लोग जब एक इंट के साथ लास्ट में एक छोटा सा बीड लगाते हैं, बीड लाइट वेट का होगा, मास निग्लिजिबल, और ये बीड इस वायर पे ऊपर नीचे जा सकता है, तो इसके इंड का नाम कहलाता है ओपन इंड या फ्री इंड। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग एक वेव ऐसा बनाते हैं, इंसिडेंट वेव जो इस डायरेक्शन में गया एम्पलीट्यूड ए का, ठीक है, तो फाइनल जो वेव हम लोग को दिखता है फाइनल, वो यहां पे अपने को ऐसा वेव सेम ए एम्पलीट्यूड का पीछे आता हुआ दिखता है। ठीक, तो फाइनल वेव तो सीधा आया, तो यहां पे हम लोग इसको एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे, इस वेव को पहले इसके पास पहुंचाएंगे। ठीक, और जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा उसे हम लोग इमेजिन करेंगे कि ऐसे सिमिलर हाइट करते हुए वापस आया, ये वेव इधर जा रहा है, ये वेव इधर जा रहा है। ठीक है, एंड दिस इज द बीड। थोड़े टाइम के बाद इस वेव को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और पीछे वाले वेव को भी थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव कराएंगे अपने अकॉर्डिंग फॉरवर्ड। एक मिनट, ऐसे बनेगा। एक ये भी रिफ्लेक्टेड है, फाइनल रिफ्लेक्टेड है, ऐसा बना सीधा। ठीक है, तो ये सीधा बना, इसलिए हम लोग सीधा लेके आ गए। दोनों का एम्पलीट्यूड ए। चलो अब देखो रस्सी का फाइनल शेप कैसा बनेगा, बताओ। इस पॉइंट पे बीड, दोनों का हाइट सेम है, ऐड होगा, तो ऐड होने के बाद हाइट दिस वन, यहां भी देखो इसका हाइट कम है, इसका हाइट ज्यादा है, ऐड होने के बाद हाइट। इस पॉइंट पे हाइट 0, इसका हाइट 1 होगा, हाइट ना, बीड यहां से ऊपर उठ गया। ठीक है, इसका हाइट, दोनों का हाइट ऐड करने के बाद, ठीक, तो रस्सी को दोनों पॉइंट्स का रिजल्टेंट को जब ज्वाइन करते हैं तो रस्सी का जो शेप बनेगा इट विल अपीयर लाइक दिस। ठीक है, ये वेव को ट्रेवल करते हुए आगे ले जाना है, इधर वाले वेव को इधर लेके आना है, अपोजिट नहीं, इरेक्ट नहीं। तो फाइनल वेव अपने को ऐसा दिखा, इसकी वजह से जो फाइनल वेव दिखा वो अपने को ऐसा दिखा, तो पीछे से लाने वाला वेव भी इरेक्ट ही बनाएंगे, इन्वर्टेड नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों वेव जो मिल रहा है, दोनों का हाइट बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। एक टाइम के बाद जो दो वेव्स हम लोग को दिखेंगे, पहला वेव ऐसा दिखा और दूसरा वेव भी इधर आ जाएगा, एकदम ओवरलैपिंग वाला केस भी तो आएगा, सेम एम्पलीट्यूड है। तो फाइनली जब रिजल्टेंट का हाइट देखने जाओ, दोनों का हाइट ए है, तो रिजल्टेंट का हाइट क्या मिलेगा, a प्लस ए 2a। इसके दोनों डबल हाइट करने पे ये मिलेगा, इसका डबल हाइट ये, इस पॉइंट का डबल हाइट ये, फाइनली इस पॉइंट पे भी मिलेगा। तो अगर सभी पॉइंट्स को लेके ज्वाइन करते हैं तो रस्सी का जो फाइनल शेप अपने को दिखा वो ऐसा दिखा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हाइट मिलेगा दैट हाइट इज 2 टाइम्स ए, क्योंकि इंडिविजुअल हाइट ए था, दोनों का ऐड करने पे 2a। बिल्कुल। अब अगला स्टेप में देखो, अगर हम लोग थोड़े टाइम के बाद और देखते हैं
तो जो ब्लैक वाला वेव है वो तो इधर चला गया ऐसे, ठीक। एंड ब्लू वाले वेव को जो रिफ्लेक्ट पीछे से आ रहा था वो वेव ऐसा बनेगा, ठीक। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, दोनों का हाइट को ऐड करने पे एक हाइट मिलेगा, इसका हाइट छोटा इसका हाइट बड़ा, ऐड करने पे ये मिला, इसका हाइट के अकॉर्डिंग ये, फिर यहाँ जब 0 आएगा तो बिल्कुल ये, तो रस्सी का जो शेप बनेगा मतलब अगर स्केचिंग सही कीजिएगा तो एग्जैक्ट आपको ऐसा कुछ शेप दिखेगा। किसका हाइट, अब देखो इसका हाइट जो होगा दोनों हाइट को ऐड करके, तो ये हाइट मतलब a/2 होता, a/2 तो ये a कहलाएगा, a/2 से कम है तो दोनों a/2 से कम तो a से कम, और a/2 से बड़ा है दोनों तो ये a से भी बड़ा मिलेगा, तो डिपेंड करता है। नहीं, अब फाइनल सिचुएशन में ये जो ब्लैक वाला वेव है वो वेव इंसिडेंट वेव इधर चला गया, एंड फाइनली पीछे से आने वाला ब्लू वेव वो यहां आ गया। अब बताओ यहाँ पे क्या सुपरपोजिशन होगा, अकेला वेव है ना, दो वेव होता तब ना ऐड करके हाइट, तो ये अकेला वेव ऐसा बनेगा जो इधर गया। तो इस तरह से हम लोग को फाइनल डिफरेंट टाइम्स में वेव का शेप्स मिलता है, ठीक है। तो कंक्लूजन बोलो क्या, थर्ड वाले में देखो इसमें दोनों का हाइट a है तो फाइनल हाइट 2a, हाइट कम है दोनों का तो ऐड करने के बाद एक नया वैल्यू, इसको भी ऐड करने के बाद नया वैल्यू, तो सबके अकॉर्डिंग नया वैल्यू मिला और सबको लेके ज्वाइन कर दिए। यहाँ भी देखो इसका ब्लू वाला इधर पहुंच गया और थोड़ा इधर शिफ्ट कर गया, ब्लैक वाला और इधर शिफ्ट कर गया, फिर दोनों का कुछ तो हाइट होगा, उन दोनों हाइट को ऐड किए, यहाँ वाले पॉइंट का हाइट को ऐड किए, हर पॉइंट के हाइट को ऐड किए, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट बना लिए हम लोग। तो फाइनली लास्ट में ब्लैक वाला इधर ब्लू वाला इधर। इसका हाइट पता है ना, ये एग्जैक्टली हाइट कितना पहुंचा a, तो ये हाइट a एग्जैक्टली ये पॉइंट था यहां आ गया, इसका हाइट a और ये पॉइंट भी यहां आ गया, तो दोनों का हाइट a और a है। एक मिनट, दोनों वेव अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आया कि नहीं आया, आया, तो हाईएस्ट पॉइंट का हाइट तो पता ही है ना, मैक्सिमम हाइट एम्पलीट्यूड, तो दोनों का एम्पलीट्यूड a है तो a और a को ऐड करके 2a। अब बाकी केस में अगर मान लो इधर शिफ्ट हो गया तो बताओ ये वाला हाइट ना ये था, क्या ये a है, नहीं, तो ये हाइट 2a होगा या उससे कम होगा, कम। अगर ये a होता, दोनों a होता तब ना 2a होता, तो a वाला तो ये था, अब उसके बाद ये शिफ्ट होगा तो ये ना a है, तो ये हाइट a से कम है, तो इधर वाला भी हाइट a से कम, तो टोटल हाइट 2a से भी कम, तो ये हाइट 2a से कम, इधर वाला हाइट भी 2a से कम, उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन करके ये मिला, ठीक ना। अब देखो अगर हम लोग इसके टर्म में कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं, तो पहले बताओ फाइनल जो रिफ्लेक्टेड वेव मिला वो इन्वर्टेड है या सीधा, सीधा, तो रिफ्लेक्टेड वेव इज इरेक्ट मीन स्ट्रेट। अब एंगल के टर्म में देखो, ये वाला वेव ऊपर का था, लौटने वाला वेव भी ऊपर का था, तो एंगल का डिफरेंस क्या 180 आएगा या 0, यहाँ फेज डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस को हम लोग को 0 लिखना चाहिए या 2 पाई का मल्टीपल लिखना चाहिए, 360 के बाद भी तो रिपीट हुआ, 720 के बाद भी तो रिपीट हुआ, सो इट इज 2n पाई, n इंटीजर, n का वैल्यू 0 तो एंगल का डिफरेंस 0, ठीक। अगर मान लो एंगल का डिफरेंस 2 पाई, तो बताओ वेव जो रिपीट होता है 2 पाई के बाद रिपीट होता है कि नहीं,
तो डिफरेंस 0 भी बना सकते हो, डिफरेंस 2 पाई भी तो बना सकते हैं। तो 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। चलो अब अगर नेगेटिव भी जाएगा, बिल्कुल, एक का एंगल 0, दूसरे का एंगल -2 पाई। अगर 2 पाई पे रिपीट होता था ना, तो -2 पाई वाला भी तो रिपीट वाला है ही होगा। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं इंसिडेंट वेव का, a sin ओमेगा t माइनस kx, मतलब वेव इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वही अगर रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन लिखना है, इट शुड बी a sin ओमेगा t। ये तो नेगेटिव एक्स में गया, तो -kx और +kx। अब बताओ, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच कोई एंगल का डिफरेंस तो नहीं है, तो प्लस पाई या माइनस पाई जैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली y का जो नेट वैल्यू होगा या रिजल्टेंट वैल्यू होगा, उसका फॉर्मूला y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड, दोनों को ऐड करके। ये डायग्राम क्लियर है? क्या बोले? बीड हल्का है ना, देखो ये रस्सी है, यहाँ पे रस्सी इस पॉइंट पे टेंशन लगाएगा ऊपर, और ये बीड हल्का है, ये मूव कर सकता है। ये बीड जो यहाँ पे है, ये बीड कैन मूव। रस्सी जब ऐसा हुआ तो रस्सी पे की वजह से टेंशन टी लगेगा, तो रस्सी तो बीड को खींचेगा, तो बीड को जब ये खींचेगा तो ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा। ऊपर गया तो एम्पलीट्यूड मिला। अगर फिक्स होता तो ये पॉइंट ऊपर नहीं जाता और इसको रस्सी को वापस नीचे खींचा जाता। देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, when incident and reflected wave of same amplitude are simultaneously present, then the final resultant wave is called standing और स्टेशनरी वेव। अब ऐसा नाम क्यों है, हम लोग डायग्राम बनेंगे तब बनाएंगे तब सीखेंगे, ठीक है। वाई नाम स्टैंडिंग क्यों बनाया गया, स्टेशनरी क्यों बनाया गया। अब देखो, अगर हम लोग इक्वेशन के टर्म में देखते हैं तो इंसिडेंट वेव का इक्वेशन लिखना तो आता ही अपने को, a sin ओमेगा t माइनस kx, एंड रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन भी लिखे थे हम लोग, ओमेगा t प्लस kx, और एक केस में प्लस पाई भी होता है, कोई एक चुन लो, एनी वन ऑफ योर चॉइस। तो y स्टैंडिंग मतलब दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, मतलब दोनों को ऐड करना होगा। तो ऐड करते हैं, तो कॉमन दोनों में क्या आएगा, a, बचेगा क्या, साइन a प्लस साइन b, फॉर्मूला 2 cos a माइनस b बाई 2, a माइनस b, ओमेगा t माइनस kx, a माइनस ओमेगा t प्लस kx, a माइनस b बाय 2, साइन a प्लस b बाई 2, ओमेगा t माइनस kx, यहाँ ओमेगा t प्लस kx,
होल डिवाइडेड बाय 2। इक्वेशन में आई थिंक क्लियर, a माइनस बी बाई टू एंड a प्लस बी बाई टू। तो यहां पे y स्टैंडिंग का इक्वेशन 2 इंटू ए दैट्स 2a कॉस। अब देखिए कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे ओमेगा टी प्लस में है, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस 2 के एक्स डिवाइड बाई 2, 2 कट जाएगा माइनस के एक्स। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा। तो माइनस के एक्स को हम लोग के एक्स भी तो लिख सकते हैं, माइनस थीटा की जगह प्लस थीटा भी। अब दूसरा टर्म देखो साइन, इसमें भी देखिए कुछ टर्म कैंसिल आउट होगा। देखिए ये माइनस के एक्स है, ये प्लस के एक्स कैंसिल, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा टी। समझ में आया? इसमें ये वाला टर्म 2a और साथ में x के साथ वाला जो टर्म है इसका नाम कहलाता है एम्पलीट्यूड। और ये इक्वेशन कहलाता है इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। इसका नाम कहलाएगा इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। एक छोटा सा सवाल ये आता है, क्या यही इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव होगा या कोई और भी हो सकता है? पहचानेंगे कैसे? सिंपल सा फंडा है, एक एंगल में x होना चाहिए, एक एंगल में t होना चाहिए, और x वाला जो एंगल होता है उसके पहले कॉस साइन में कोई भी, और t वाले में भी साइन या कॉस कोई भी। तो बताओ ऐसे कितने पॉसिबिलिटी बनते हैं? 4। कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी, साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। चारों हो सकते हैं, ठीक है। ऑल पॉसिबिलिटी, कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी, साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक। और साइन और कॉस दोनों के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई, प्लस माइनस नहीं। पहचान सकते हैं हम लोग ना। इसका नाम एम्पलीट्यूड क्यों कहते हैं ये भी अभी देख लेते हैं, जस्ट डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। देखो रस्सी 2 इंच पे फिक्स, मिडिल पॉइंट इसका लेंथ L, ठीक है, और ये L का भी मिडिल पॉइंट L/4। ऐसे पकड़ के इसको गिटार जैसे स्ट्रिंग को ऐसे प्लग करते हैं वैसे प्लग कर दिए। तो अलग अलग टाइम पे रस्सी का जो शेप दिखता है वो कैसा दिखता है वो दिखाते हैं। पहला टाइम पे ऐसे, थोड़े टाइम के बाद ऐसा शेप दिखा, और थोड़ा टाइम बिताए, मैक्सिमम हाइट, ये हाइट थोड़ा कम हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट बन गया, ऐसे सबसे लोवेस्ट ऐसा। फिर उसके बाद सेम रिवर्स ऑर्डर चलेगा। मतलब रस्सी को अगर हम लोग अलग अलग टाइम पे फोटोग्राफ स्केच करते हैं, फोटो बनाते हैं, पहला फोटो 1, सेकंड फोटो, थर्ड फोटो क्लिक करते गए सीक्वेंसली स्पीड कैमरा से, तो फोटोज में अपने को रस्सी का शेप ये दिखेगा, ब्लैक लाइन, ठीक है। अब इस रस्सी में जो शेप दिखा है इससे हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए कौन कौन से कंक्लूजन। ये रस्सी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हुए हैं जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक बार या हमेशा? हमेशा है ना रस्सी को, ये तो कभी हिला ही नहीं, ये बंधा हुआ बीच वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये हिला ही नहीं। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए कुछ नाम है। एक का नाम कहलाता है नोड। नोड मतलब 0,
डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स, जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 है उनका नाम नोड। ऐसे एक और नाम है कॉल्ड एंटी नोड। Those points which could have maximum displacement। अब देखो एंटी नोड के तो ये पार्ट ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, मेन पोजीशन पे था, मिडिल पॉइंट इसका ऊपर गया, हाइट बढ़ा, सबसे ज्यादा हाइट बताओ इसके अलावा किसी का बढ़ा क्या? अब ऐसे सबसे ज्यादा लोवेस्ट हाइट भी इसी का बढ़ा, मिड पॉइंट का ही बढ़ा, और इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा हाइट कितना हो सकता है? 2a, इस पॉइंट का। अब बताओ जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है तो ये पॉइंट भी तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, लेकिन इन सब का हाइट क्या 2a के इक्वल है या उससे कम? तो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड 2a। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू अगर पुट करते जाओ अलग अलग, एक्स कोऑर्डिनेट 0 उसके अकॉर्डिंग हाइट, एक्स कोऑर्डिनेट 1 उसके अकॉर्डिंग हाइट, एक्स कोऑर्डिनेट 2 उसके अकॉर्डिंग हाइट, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसके अकॉर्डिंग हाइट 2a मिला। ठीक है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये 2a दोनों मिलके एम्पलीट्यूड का वैल्यू डिसाइड करता है, हर पॉइंट का मैक्सिमम हाइट क्या होगा, इसलिए इसका नाम एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पे मैक्सिमम हाइट 2a, तो बताओ एक बार जब इसका हाइट 2a है तो इसका नाम पड़ गया एंटी नोड, इसका नाम भी पड़ गया एंटी नोड। तो वापस यहां भी जब आएगा, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो भी इसका नाम सेम रहेगा एंटी नोड, ये भी एंटी नोड। इसका नाम नोड है तो हमेशा नाम नोड, नाम का बदला बदले नहीं, ऐसा नहीं घर का नाम स्कूल का नाम, एक ही नाम, जो नाम मिला वो फिक्स। यहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो भी इसका नाम एंटी नोड ही कहलाएगा, नोड इसका नाम नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको वैल्यू को नोट कर सकते हैं, बता सकते हैं। नोट कीजिए पहले इसको। चलो देखिए बच्चों, यहां पे एक इंपॉर्टेंट थिंग पढ़ना है, डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टैंडिंग एंड ट्रैवलिंग वेव। स्कूल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टैंडिंग वेव में तो हम लोग देख रहे हैं कि दो नोड के बीच में वेव ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है। अब देखो ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है कि सपोज दिस इज द वेव, ऐसा एक वेव है, ठीक है, टाइम पहले टाइम पे ये दिखा, थोड़े टाइम के बाद वेव क्या दिखता है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, पीछे ले जा सकते हैं इसको, सेकेंड पोजीशन। थोड़े और टाइम के बाद अगर देखेंगे इसी वेव को तो ये वेव थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, मतलब वेव कीप्स ऑन मूविंग अहेड, अलग अलग टाइम पे, पहला ये वेव फिर थोड़ा सा आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया, हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे वेव का नाम ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव। तो हम लोग जो इंसिडेंट वेव का इक्वेशन लिखते हैं ना, पहला इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव। अब देखो दोनों में डिफरेंस, ये बताओ, यहां पे नोड बनता है, एंटी नोड बनता है, यहां कोई फिक्स पॉइंट होता है जिसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0, एंटी नोड नहीं बनता है। ये वाला वेव दो नोड के बीच ऑसिलेट करता है और ये वेव कोई ऑसिलेट ट्रैवल करता है, तो इसमें वेव ट्रैवल, इस वाले में वेव ऑसिलेट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। सेकंड नंबर, इसमें नोड
एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड, यहां पे नॉट फॉर्म्ड, क्या नोड एंटी नोड। अब यहां देखो, यहां पे इसका मैक्सिमम हाइट है, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी यहां गया, पोटेंशियल एनर्जी इधर गया, मीन पोजीशन वेलोसिटी से जाए काइनेटिक एनर्जी, यहां था यहां था यहां था, फिर आगे बढ़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बोले तो टोटल एनर्जी ट्रेवल करते जाता है, एनर्जी ट्रेवल्स। लेकिन यहां बताओ, इसका पास काइनेटिक एनर्जी सबसे बड़ा, फिर इसके पास वही कन्वर्ट होके पोटेंशियल एनर्जी सबसे बड़ा, तो क्या एनर्जी एक ही जगह है कि इधर ट्रेवल करके भी जाएगा? ऑसिलेट करा, किसके बीच में? दो नोड के बीच। तो यहां एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन टू नोड्स, consecutive energy travels along wave, ठीक है। फोर्थ नंबर देखो, ये वाला पार्टिकल मीन पोजीशन में, थोड़े बाद लोवेस्ट हिंट पे आया, तो इसका एंगल बदल गया। तो बताओ इस वेव में इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल क्या सेम है? अलग अलग है। अब देखो यहाँ पे सब के सब एक साथ मीन पोजीशन में, सब एक साथ एक्सट्रीम मीन, मतलब सबका एंगल 0, यहाँ सबका एंगल 90, यहाँ फिर से सबका एंगल 180, सबका एंगल 270, नीचे वाला 90 -90 या 270। तो यहाँ दो नोड के बीच में जितने भी पार्टिकल्स है सबका एंगल सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ सबका एंगल फेज is same for all particles between consecutive nodes। फेज मतलब एंगल, एंगल फेज वर्ड मीन्स एंगल, या फेज एंगल लिख लीजिए, कंफ्यूजन है तो। और यहाँ पे फेज फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स आर डिफरेंट। एक और चीज देख सकते हो, दो नोड के बीच सब पार्टिकल एक साथ ऊपर है, अगला दो नोड के बीच सब पार्टिकल एक साथ, तो पहला दो नोड के बीच का एंगल 90 सबका सेम, इसका भी सेम, लेकिन इसके साथ इसके एंगल का डिफरेंस 180 ना। तो फेज डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड एंड नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नोड इज, यहां वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस जो आपको याद रखने पड़ेंगे। और